हेलो एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात है आपकी स्टार्ट जो हम करेंगे वो एक्चुअल में एटम से करेंगे। किससे करने वाले हैं? एटम से करने वाले हैं। व्हाट इज एटम? ओके, एटम से करने वाले हैं। एटम जो वर्ड दिया था, अगर मैं बात करता हूँ एटम वर्ड जो दिया था, इट इज गिवन बाय जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन। और जॉन डॉल्टन ने ये वर्ड इसलिए दिया था, इसने अपनी एटॉमिक थ्योरी में, और मैं जॉन डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी में बात करता हूँ, ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड है एटोमियो, उससे ड्राइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, अपनी तरह में एक। तो एटम जॉन डॉल्टन ने दिया था, और अपनी थ्योरी में यानी डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो थी, अगर मैं डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करता हूं, डॉल्टन ने अपनी थ्योरी में कहा था कि ऑल मैटर्स आर मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स नेम्ड एज एटम्स। यस, यानी जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनका नाम एटम्स है। दूसरी चीज उसने कही थी, एनी मैटर यानी कोई भी मैटर कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम्स, यानी कोई भी एटम, कोई भी मैटर जो है वो सेम काइंड ऑफ एटम कंटेन करता है। सो डिफरेंट मैटर्स आर मेड बाय डिफरेंट एटम्स। यस, एक और चीज गई थी डॉल्टन ने अपनी थ्योरी में जो काम की थी हमारी, वो ये थी कि एटम्स आर केमिकली combined to each other to form molecules। यानी एटम, देखो डॉल्टन ने क्या कहा था, मैंने आपको हम एटम से स्टार्ट करते हैं। एटम के बारे में हमें पता है कि एटम जो है किसी भी पार्टिकल का सबसे छोटा, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ये चीज हमें पता है कहां से चली थी, ये चीज हमें जॉन डॉल्टन ने बताई थी। उसने एटम वर्ड जो दिया था, जो टर्म दी थी, वो एटोमिक वर्ड से दी थी, जिसका मीनिंग इंडिविजुअल होता है। डॉल्टन ने इस टर्म का जो जिक्र किया था, सबसे पहले जब बताया था, एक्सप्लेन किया था, वो अपनी एटॉमिक थ्योरी में दिया था। और उस थ्योरी में जो मेन पॉइंट है, ये सारी थ्योरी नहीं है, जो मेन पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए काम के हैं, वो ये है कि ऑल मैटर्स आर मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स नेम्ड एज एटम। यानी जितने भी मैटर हैं वो सब के सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें एटम कहते हैं। और कोई भी एक मैटर होगा, उसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, यानी एक ही तरह के एटम होते हैं एक मैटर में। और तो डिफरेंट एटम्स में, डिफरेंट मैटर्स में डिफरेंट एटम्स होंगे। एक और चीज उसने की थी काम की, कि एटम जो है वो केमिकली कंबाइन करते हैं एक दूसरे से, और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन सब पॉइंट से अगर मैं बात करता हूं, तो यहां से एटम की डेफिनेशन निकल कर आती है। एटम की डेफिनेशन क्या निकल कर आती है? एटम इज द smallest particle of any substance
smallest particle of any substance which can take part in chemical reaction but cannot exist freely. It is the definition of atom. और ये एटम की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे एटम की डेफिनेशन के बारे में आपको जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है पहले ये बता दूं, क्योंकि डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसका बेस पर अगर मैं बात करता हूं तो उसमें सिर्फ ये कहा था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का, वो जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है। यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यहां तक का जो चीजें थी वो डाल्टन ने अपने एक्सप्लेन किए थे। बट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ये जो चीज है एग्जिस्टेंस जो है ये डाल्टन ने एक्सप्लेन नहीं की थी। डाल्टन ने ये चीज एक्सप्लेन नहीं की थी। ये जो चीज एक्सप्लेन की थी वो एक साइंटिस्ट जो है एवोगाद्रो, और एवोगाद्रो ने एक्सप्लेनेशन दिया था और एक्सप्लेनेशन देने के बाद इस डेफिनेशन को कंप्लीट किया था। इज दैट क्लियर? यहां एक और चीज आपको बता दूं, यहां पर आपको थोड़ा सा मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना होगा। एटम और मॉलिक्यूल को डिफरेंट जो किया था, डिफरेंशिएट जो किया था वो एवोगाद्रो ने ही किया था। तो मॉलिक्यूल को कहा था उन्होंने, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस which can exist freely but cannot take part in chemical reaction. yes, क्लियर है? तो ये जो चीज है मॉलिक्यूल को और एटम को जो डिफाइन किया था, एक्चुअल में कंप्लीटली जो डिफाइन किया था वो एवोगाद्रो ने किया था। तो एवोगाद्रो का यहां पर आपको एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एवोगाद्रो जहां टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक्चुअल में आज हम जो पढ़ने वाले थे नई गाइडलाइंस के हिसाब से, तो आज हम एवोगाद्रो से ही स्टार्ट करने वाले थे। तो एवोगाद्रो ने ये जो चीज बताई थी एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में, तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई है। अब एक और चीज आपको बता देता हूं मैं कि एवोगाद्रो क्या है। एवोगाद्रो ने एक हाइपोथेसिस दी थी। एवोगाद्रोस थियरी कह लीजिए या एवोगाद्रोस लॉ कह लीजिए। ओके, एवोगाद्रोस लॉ ये क्या है? ये कहता है कि अंडर द, मैं बता देता हूं ये क्या था। अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर pressure and equal volume of all gases contain equal number of particles। एवोगाद्रो लॉ कि भाई जो उसने सबसे पहले गैसेस के लिए कहा था कि अगर हम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेम रखें तो जितनी भी गैसेस होंगी अगर उनका वॉल्यूम इक्वल होगा तो उनमें जो पार्टिकल्स होंगे वो भी इक्वल रहेंगे। और उसने ये भी कहा था कि एस टी पी
standard temperature and pressure at STP, the volume of uh, 1 mole of gas will be equal to 22.4 लीटर। एक तो ये चीज कही थी उसने, और उसने कहा था कि 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ये जो चीज है इसे हम अवोगाद्रो नंबर कहते हैं, एनए से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको जो अवोगाद्रो से चाहिए आज की क्लास में, वो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अवोगाद्रो नंबर एनए की जो वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। 1 मोल का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल में नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में जो मेन टॉपिक है वो है हमारा एटॉमिक मास का। अवोगाद्रो लॉ के बारे में हम थोड़ा बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो हमें पढ़ना है वो एटम पढ़ना है और एटॉमिक मास पढ़ना है। एटम हमने समझ लिया कि एटम हमारा सबसे छोटा पार्टिकल होता है, इंडिविजुअल होता है। तो बात सबसे पहले हम जो करेंगे वो एटॉमिक मास की करेंगे। एटॉमिक मास, बेटा एटॉमिक मास के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एटॉमिक मास को आप डिफरेंट मैनर्स में मेजर करते हैं। डिफरेंट मैनर्स में दो इसकी जो यूनिट्स है मास की मेजर करने की, वो एक तो है AMU, दूसरी है मैं आपको कंप्लीट लिख देता हूं, एक तो है फर्स्ट वन एटॉमिक मास यूनिट AMU, सेकंड है यूनिफाइड मास जिसे हम केवल U से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड थर्ड वन है डाल्टन मास जिसे हम DA से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेशली आपको जो पढ़ना है वो एटॉमिक मास यूनिट एंड यूनिफाइड मास के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे जो डाल्टन मास है, मैं आपको बता रहा हूं डाल्टन जो मास है वो डाल्टन ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था, तो उसके बेस पर हम पढ़ते हैं। लेकिन कैलकुलेशंस पे क्योंकि वो यूज नहीं होता ज्यादा, तो हमें एटॉमिक मास यूनिट एंड यूनिफाइड मास ही पढ़ना है। तो सबसे पहले जो आप पढ़ोगे एटॉमिक मास को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर करते हैं, वो एटॉमिक मास यूनिट में करते हैं, उसके बेस पर हम बात करेंगे आज। एटॉमिक मास यूनिट। तो बेटा एटॉमिक मास यूनिट, सबसे पहली जो चीज है कि एटॉमिक मास यूनिट को हम कैसे माना गया है। देखो एटॉमिक मास यूनिट, कोई भी चीज एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक थियोरेटिकल। एक्सपेरिमेंटली जो है वो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसे मेजर करते हैं, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। थियोरेटिकल जो होते हैं हम थियोरेटिकली उसे प्रूव करते हैं, और कहीं कहीं इसे हम हाइपोथेटिकली मानते भी हैं। यस। तो एटॉमिक मास यूनिट को मेजर करने के लिए आप सबसे पहले जो हमने माना था कि एटॉमिक मास यूनिट के लिए हमने एक बेस माना था कि इसके लिए हम कोई बेस मानेंगे। अब कोई क्या था, मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई बेस होना चाहिए। मैं कोई चीज मेजर कर रहा हूं तो उसके लिए मेरे पास एक बेस होना चाहिए, और हमने बेस लिया था कार्बन 12। कार्बन 12 इज आइसोटोप ऑफ कार्बन। हमने एक स्केल लिया कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12 ले लेते हैं, मास ऑफ कार्बन 12। क्यों भाई कार्बन 12 क्यों लिया? फर्स्ट रीजन ड्यू टू स्टेबिलिटी, इट इज स्टेबल। कार्बन के जो, और कार्बन का एक ही आइसोटोप नहीं, कार्बन का एक और दो आइसोटोप हो, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है कि कार्बन 14 तो स्टेबल है नहीं, वो तो रेडियो एक्टिव है। कार्बन 13 और कार्बन 12 दोनों स्टेबल है, तो दोनों में से कोई सा ही लिख सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज है एबंडेंस। क्या है बेटा? अबंडेंस। अबंडेंस कार्बन 13 की नेचुरली नेचर में अबंडेंस है वो कम है, कार्बन 12 की ज्यादा है, तो हम कार्बन 12 ही मिलेंगे।
थर्ड वन मैंने कहा कि कार्बन ही क्यों, हम और दूसरे एलिमेंट्स हैं जो हमें उस टाइम पे नॉन थे या फिर कह लीजिए अब भी नॉन है, हम उन्हें उन्हें क्यों यूज नहीं करते, जैसे कि हाइड्रोजन है, सिंपलेस्ट है, ऑक्सीजन है, या फिर कोई दूसरे एलिमेंट है, हम कार्बन को ही क्यों लेते हैं? क्योंकि ड्यू टू रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी यानी कह लीजिए लेस रिएक्टिविटी। कार्बन 12 इज लेस रिएक्टिव या मॉडरेट रिएक्टिव बोलते हैं कभी कभी हम, या फिर हम बोल सकते हैं लेस रिएक्टिव। कार्बन जो 12 है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस है, यानी आप इसे ओपनली एयर में रखोगे तो केमिकली रिएक्शन नहीं करेगा, ये बिना किसी कंडीशन के केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। अब क्वेश्चन एनालाइज होता है कि जो दूसरे मॉलिक्यूल हैं, जो दूसरे एटम हैं, क्या वो केमिकल रिएक्शन करते हैं? आंसर है यस। जितने भी बाकी दूसरे हैं नॉर्मल कंडीशंस में भी केमिकली इंटरेक्ट कर सकते हैं वो। यस तो रीजन कार्बन का और कार्बन 12 लेने का रीजन जो है एटॉमिक मास यूनिट का जो हमें समझ में आता है वो ये है कि उसकी स्टेबल है, अबंडेंट है, और तीसरी लेस रिएक्टिव है। कार्बन को लेने का बेस आपको समझ में आ गया कि हमने कार्बन को कैसे हमने कार्बन को एटॉमिक मास यूनिट में क्यों लिया है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आती है कि एएमयू का जो मास हमने लिया है, एटॉमिक मास यूनिट जो कार्बन का लिया है, उसके बेस पर हम बात करेंगे। तो एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एलिमेंट। दिस इज द फॉर्मूला। फर्स्टली मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, फॉर्मूला देने के बाद से प्रूव करूंगा कि ये फॉर्मूला कैसे कहां से आया है। ठीक है भाई। मास ऑफ द एलिमेंट इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12। मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12 के लीजिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यस तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एएमयू की जो वैल्यू आएगी वो यहां से आएगी। अरे कहां से, ये कैसे आया, ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये चीज जो प्रूव करनी है तो हम, ये होता है रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड ग्राम। एएमयू एंड ग्राम से ये रिलेशन आपका प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे होगा भाई। जो एक्सपेरिमेंटली अगर मैं बात करता हूं, कि भाई मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इक्वल्स टू 12 यूनिट्स। ओके 12 यूनिट्स एक एक्सपेरिमेंटली ये माना गया है कि कार्बन 12 का जो मास होगा वो 12 यूनिट्स के इक्वल होगा। ओके 12 यूनिट्स मास है कार्बन 12 का, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा भाई? 1 यूनिट किसके इक्वल होगा? हम कह सकते हैं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 अपॉन 12 के। यस अगर हम ये चीज प्रूव करते हैं, और मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एक्सपेरिमेंटली एक वैल्यू आई है, एक्सपेरिमेंटली एक वैल्यू ली 1 एटम कार्बन 12 का जो मास आया था एक्सपेरिमेंटली वो आता है 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस के 23 ग्राम। तो अगर ये वैल्यू मैं वहां पर पुट करूं तो 1 यूनिट जो इक्वल आता है 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस के 23 अपॉन 12 ग्राम आएगा, या फिर कह लीजिए 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। तो एक यूनिट या एक एएमयू का जो मास होगा, मैं यहां पर एएमयू और यूनिट को सेम लिख रहा हूं, ये रीजन है बेटा क्योंकि अर्लियर में हम एटॉमिक मास यूनिट पढ़ते थे, उसके बाद यूनिफाइड मास पढ़ते हैं, यूनिफाइड मास पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं, दोनों सेम है, बस आपका रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। ठीक है ना। तो एक एएमयू का जो मास आएगा वो आएगा 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। तो एएमयू और ग्राम में जो रिलेशन आता है वो ये आता है कि आपको ये चीज आपको पढ़नी है। ठीक है ना। एएमयू में रिलेशन आ गया आपका। अब अगर हम बात करते हैं
तो दूसरे एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि लीजिए दूसरे एलिमेंट का मास अगर हम एमयू में निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो दूसरे एलिमेंट का जो मास हम निकालेंगे मान लो, तो हम यहाँ पर वो फॉर्मूला ऊपर वाला जो यूज था हमारा 1 या एमयू एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एनी एटम ऑफ एनी एलिमेंट कर लेते हैं। एनी एलिमेंट ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का मास ही आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट लिए, बाकी आप थियोरेटिकली निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो मास ऑफ हाइड्रोजन, यस ये मास जो है ये ग्राम में होगा बेटा, ध्यान रखना। हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है, हाइड्रोजन का मास जो एलिमेंट का आप 1 ग्राम लेते हो, तो उसका एटॉमिक मास यूनिट आप यहां से निकाल सकते हो। समझ आ रही है बात आपको। तो ये जो चीज है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, या फिर हीलियम का मास जो होगा वो 2 होता है, या फिर नाइट्रोजन का मास 14 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। ये जो चीजें हैं बेटा आप जो हो आपने निकाली हुई है, आप एक्सपेरिमेंटली थियोरेटिकली दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हो बाय दिस मेथड। क्लियर है आपको। चलिए अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एएमयू मास यानी एएमयू ग्राम और मोल में। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका रिलेशन बिटवीन एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम एंड मोल। मोल कॉन्सेप्ट आपको पता है, आपको बताया था अभी हाइपोथेसिस एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के बेस पर। तो अगर मैं बात करता हूं एक्सपेरिमेंटली मैंने देखा है कि देख लेते हैं, चलो मैंने देखा है, तो हमने एक्सपेरिमेंटली लिया है मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का जो मास होता है वो 12 यूनिट होता है, यस। देन हम बात करते हैं मास ऑफ Na कार्बन एटम्स। Na कार्बन एटम्स जो होंगे वो कितने होंगे, 12 NaU हो जाएंगे। मुझे इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सीधा सा बात है। एक का मास इतना है तो Na का कितना होगा, एक का मास इतना है तो 10 का मास कितना होगा, 10 की मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा। ऐसे Na में मल्टीप्लाई की तो Na मास हो गया। तो अगर हमें पता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, यहां ये चीज जो आती है मोल कॉन्सेप्ट से आती है 12 ग्राम। ये चीज जो आती है, ये जो है अगर मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये कहां से आती है, फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट यही कहता है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास उसमें प्रेजेंट जो उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। समझ में आ रही बात, उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। चलिए ये चीज आ गई आपका। अब अगर मैं यहां देखता हूं तो ये जो चीज है Na कार्बन एटम 1 मोल है, किसके इक्वल है, ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, तो ये दोनों इक्वल सेम हो गए। तो अगर मैं देखता हूं 12 NaU इक्वल्स टू 12 ग्राम, सेम 12 ग्राम से 12 गया, तो U विल बी इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। यस Na क्या है यहां पर हमारा, Na को अगर हम Na की वैल्यू पुट करें 1/6.022 टू 10 की पावर 23 ग्राम, या फिर हम Na की जो कहते हैं वो पुट करें, यानी Na का मोल लिखते हैं तो 1 मोल ग्राम हो गया, 1/मोल ग्राम, या कह लीजिए 1 ग्राम पर मोल हो गया। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 ग्राम पर मोल के। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होगी वो 1 ग्राम पर मोल के इक्वल होगी। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मैंने यहां कहा 12 यूनिट तो किसके इक्वल हो जाएगी, 12 ग्राम पर मोल के इक्वल हो जाएगी। तो ये चीज क्या क्लियर कर रहा है बेटा, ये चीज क्लियर कर रहा है कि एटॉमिक मास यूनिट का जो डेटा होगा वो ग्राम पर मोल के डेटा के बिल्कुल सेम होता है। क्या, द डेटा ऑफ AMU
always equal to the ग्राम पर मोल। ये चीज क्लियरिफाई हो रही है हमारी। अब बेटा ये इस चीज का फायदा क्या है कि भाई ग्राम पर मोल के इक्वल है आपका जो डेटा है, किसका डेटा, कह लीजिए एटॉमिक मास यूनिट का डेटा इक्वल है ग्राम पर मोल के। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कैसे याद रखनी है, कैसे कैसे ध्यान रखनी है हमेशा। मान लो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 12 यूनिट, या फिर हमने मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 12 यूनिट, या फिर हमने इसे इक्वल कहा 12 ग्राम पर मोल के। तो ये दोनों चीज किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, 12 यूनिट जहां पर आएगा इसका मतलब है कि ये क्या है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। क्लियर है भाई, किसके इक्वल है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। और अगर मैं 12 ग्राम पर मोल की बात कर रहा हूं तो ये कह रहा है ये किसके इक्वल है, ये किसे डिफाइन कर रहा है, किसे एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। वो एक कार्बन एटम का है, वो 1 मोल कार्बन एटम का है, यानी उसमें 1 मोल कार्बन एटम्स है। कितने, 6.02 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स है। तो न्यूमेरिकली डेटा सेम है लेकिन न्यूमेरिकली उनकी वैल्यू थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आता है, रिलेशन जो ग्राम एटॉमिक मास को डिफरेंस करता है, रिप्रेजेंट करता है कह लीजिए। तो यहां पर आप ग्राम एटॉमिक मास, तो ये जो चीज है, ये जो मास है ये आपका ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। कैसे भाई, मैं ग्राम एटॉमिक मास को डिफाइन कर देता हूं। तो ग्राम एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास is the quantity of an element, quantity of an element whose mass in gram quantitatively रहता है is numerically equal to the atomic mass of element. दिस इज द डेफिनेशन जो हमारे यहां से भी प्रूव होती है। तो ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है, क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। न्यूमेरिकली वो हमेशा इक्वल होगा, इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होगी लेकिन हमेशा यूनिट्स डिफरेंट होगी। अगर आपने यूनिट डिफरेंट यूज किया है तो इसका मतलब वो डिफरेंटली एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। यस, तो आपको ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है बेटा। तो ये अब कह लीजिए कैसे आपको ध्यान देना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स present in 12.69 gram of hydrogen. This is the question. Calculate the number of gram atoms present in 12.69 gram of hydrogen.
तो आपको नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं, और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स किसके, मास इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, या उसका मास जो होगा। तो आपको यह अपना नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अगर मैं बात करता हूं इसका, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल्स टू द मास इन ग्राम ऑफ एलिमेंट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। ओके, मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है, 12.69 दिया हुआ है, अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1.008 होता है, तो इसे डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, वो 12.5 के अराउंड आ जाएगा। यस, तो आपको ये चीजें देखो, यहां पर देखो सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर हैं डेटा। यहां पर देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ क्वेश्चन करने का रीजन क्या था, क्वेश्चन ये बता रहा है कि ये जो डेटा होगा आपका, ग्राम एटॉमिक मास हो या एटॉमिक मास यूनिट हो, इनमें जो डेटा आएगा वो हमेशा सेम आएगा, डेटा जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस हमेशा यूनिट्स का होगा। किसका होगा बेटा, डिफरेंस जो होगा हमेशा यूनिट्स का होगा। ठीक है, आपको आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।